साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो संविधान की प्रस्तावना है तो इसके साथ में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इसी वीडियो के लिंक में जो जाएंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे बड़ी यह है कि आप लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहे, सब्जेक्टिव किताब पढ़ते रहिए। लुसेंट का है, चाहे किसी भी किरण का प्रकाशन का, किसी भी को पढ़िए। कोई प्रमोशन प्रमोशन की बात नहीं, आप जो पढ़ते हैं उसको पढ़ना है। सब्जेक्टिव बुक उसके साथ में आकर के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होगा। कारण क्या है कि जब सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जब कि पन्ना उघाड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब याद है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो वो समझ में नहीं आता, उसकी भाषा नहीं समझ में आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़ते रहिए वहाँ पे। इसके साथ में आप लोग जो भी है हमारा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल पे हर एक चीज़ को चैप्टर वाइज हम पढ़ाए हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप यहीं में आकर के प्लेलिस्ट में जाकर के, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट जाएंगे तो वहाँ पे एक एक क्रम से दिखाया गया है। ठीक, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको मैं थंबनेल पे लिखा रहता है, तो आप लोग पढ़िए। और इसको आप 2x में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे भी सुनना है सुन सकते हैं हेड लगा करके। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह क्वेश्चन है कि कहाँ से है, तो यह संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग की उनकी आत्मा की व्याख्या, मतलब है व्याख्या प्रदान की गई है। उनकी आत्मा का व्याख्या प्रदान की गई है, तो ये प्रस्तावना ही होगा। प्रस्तावना मौलिक अधिकार राज्य के निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो जो आत्मा की बात हो गई है ना, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन दो बातें से आता है। एक आता है कि जो 32 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 32, उसको भी भीमराव अम्बेडकर ने यह आत्मा बताया था। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के व्याख्या प्रदान करता है, आख्या करता है, तो यह हो जाएगा प्रस्तावना। जो है प्रस्तावना से में ही बहुत कुछ से ऐसे शब्द हैं जिससे कि हम लोग उसी से समझ आते हैं कि हमारा प्रस्तावना के अनुसार ही समरी समझ जाते हैं कि आधा से अधिक क्या समस्या है और इस समस्या का क्या फायदा है। और इसमें जो भी दिया गया है, मतलब कि हमारे जो समाज में जो समस्या थी उस प्रस्तावना में रख दिया गया है कि ये समस्या है, इसको हम मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो प्रस्तावना है जो आत्मा है हमारे संविधान के लिए और हमारे लिए। आगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, किस पर सबसे ज्यादा विशेष, प्रस्तावना पे, मौलिक कर्तव्य पे, मौलिक अधिकार पे, निर्देशक तत्व पे। तो यह क्वेश्चन के अनुसार जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रस्तावना के बारे में, तो यह क्वेश्चन तो ये तो हम लोग समझ टारगेट कर लेंगे कि चलिए प्रस्तावना का पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना ही होगा। लेकिन क्यों ऐसा था, तो उसमें हर एक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है। इसीलिए ये ध्यान दे करके दिया है कि निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिए थे। तो मूल प्रस्तावना पर ध्यान दिए थे, जिसमें दिया है कि हम भारत के लोग। आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसे कि याद भी नहीं है और गलत नहीं पढ़ना चाहिए सुर संत तक। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होते इन शब्दों में: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग। देखिए क्या होता है कि जनप्रिय संप्रभुता, जब आप प्रस्तावना शुरू से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। ठीक ना, तो आगे चल करके लोक गणात्मक धर्मनिरपेक्ष ऐसे करके है। इसे कि गलत नहीं पढ़ना चाहिए, याद नहीं है मुझे, एकदम लाइन बाय लाइन याद नहीं है। ठीक, तो उसके बारे में हम समझ आएंगे। जैसे कि हमको ये याद है कि मतलब कि कैसे कैसे लिखा गया है, लेकिन टोटल लाइन बाय लाइन याद नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। और इसका क्या हो जाएगा, 3 का आंसर डी सही होगा। हम भारत के लोग से ही स्टार्ट है। जो संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से ही स्टार्ट है। ठीक है ना, तो इसका आंसर डी सही होगा। दिया है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? इनकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो गणतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष, जो गणतंत्र का मतलब कि राष्ट्रपति का जो शासन होता है उसी को गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन हमारा देश प्रजातंत्र है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। वह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे कि वो समय हमारे, जैसे कि देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचित समय जो होता है 5 वर्ष का होता है। तो इसीलिए राज्य का प्रमुख जो होता है वह निर्धारित अवधि के लिए होता है। तो इसीलिए गणतंत्र माने गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसी के कारण से कहा जाता है कि एक निर्धारित समय के लिए आपका नियुक्ति होता है या निर्वाचित होता है। नियुक्ति नहीं, निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत है एक, भारत है एक कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र और इनमें से कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह इसका आंसर ए सही होगा। जिसमें देखिए भारत के धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष माने कांग्रेस की सरकार में जोड़ा या घटाया गया था तो धर्मनिरपेक्ष लगाया गया था। तो सेकुलरिज्म में होता है इसका इसका अर्थ ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि किसी भी धर्म का हमारी संविधान बढ़ावा नहीं देगी। आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, तो इसी का वो दिया हुआ है। तो इसका आंसर ए सही होगा। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी राज्य है किसी भी धर्म का वह प्रचार प्रसार या कुछ भी मतलब कि नहीं कर सकती। आपको जनता को जो इच्छा वो धर्म अपना सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ए सही होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? देखिए वही सब पूछ दिया। राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ है, खिलाफ तो नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ये भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म का स्वीकार नहीं करना,
ठीक, तो इसका आंसर सी सही होगा कि जो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य सरकार जो भी है, मतलब राज्य सरकार का मतलब कि भारत सरकार के जो भी राज्य हैं या संविधान में है कि वो किसी धर्म को अपने आप में नहीं लेगा। ठीक, मतलब कि उसको मान्यता नहीं देगा कि नहीं हम इसी को मानेंगे। ठीक, आप जनता किसी को भी आप धर्म में रह सकते हैं, आप मान सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश। दिया हुआ है 7 नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब भारतीय राज्य मतलब क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन, बहुसंख्य समुदाय का धर्म का समर्थन नहीं, ये तो नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए ये भी नहीं है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं है। यह इसका आंसर डी सही होगा। जो किसी भी धर्म का अपना समर्थन नहीं देती है सरकार, मतलब कि हमारे संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष में जो लिखा गया है शब्द, प्रस्तावना के शब्द में लिखा गया है ये धर्मनिरपेक्ष, वो उसका मतलब ये है कि हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करते हैं। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, आप स्वेच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं धर्म के मामले में। ठीक, आगे गणतंत्र होता है। गणतंत्र अभी हम लोग पढ़े थे, जहाँ से गणतंत्र में क्या था कि यह एक प्रक्रिया है निर्वाचित होकर के किसी पद पे आना। तो यह केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, सशस्त्र पद्धति वाला राज्य है, जहाँ राज्य अध्यक्ष वंशानुगत न हो, वंशानुगत न हो, यानी कि गणतंत्र ये है, यह जो हो जाएगा डी कि वंशानुगत न हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, न ही दिया हुआ है, अब वंशानुगत दे दिया है कि मतलब कि जैसे नेपाल में पहले था, देखे होंगे नेपाल में उसी जैसे कि अपने ही खानदान के ही लोग कोई ना कोई आएगा राज्य बनेगा, तो वो चीज़ नहीं है। इसका जो गणतंत्र है उसका अध्यक्ष जो होगा, जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह निर्वाचित होकर के यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है ना, वंशानुगत नहीं होगा। आगे निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिसका संशोधन समावेशन माने कि समावेशन 42 संविधान संशोधन के उद्देशिका में तो ध्यान रहिए, ये पूछता भी है 42 संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था। दिया हुआ कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष मैंने दो शब्द जोड़ा गया था। तो वह कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन में, मूल संविधान में ये नहीं था। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे होता है। तो यह दिया है कि प्रस्तावना में ये सब बातें प्रस्तावना में लिखा गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? मैंने उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कमजोर बन, यानी कि जो दिया है कल्याणकारी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंधन करना है। इसका आंसर बी सही होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। तो इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर अभी पूछे थे तो वहां पे था ना क्वेश्चन अभी आया था कि उसका अर्थ क्या है। तो भारत में वंशागत शासक नहीं होगा। ये मतलब कि जो भी होगा चुनाव से आएंगे और निश्चित अवधि के लिए आप रहेंगे। ठीक, तो इसीलिए यह गणतंत्र है। तो इसका आंसर सी सही होगा, 11 का सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत की उद्देशिका में नहीं, प्रस्तावना में यह नहीं है? तो वह है लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं शब्द है। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है यह उद्देशिका में है। आगे निम्नलिखित भारत को किस गणराज्य के रूप में जाना जाता है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। सही बात है, और स्वतंत्र मिली और अब लिखित संविधान है और संसदीय प्रणाली के अनुसार। तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए। जो राष्ट्राध्यक्ष है मतलब कि राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है, भले जनता के द्वारा न करके अप्रत्यक्ष रूप से जनता के ही द्वारा जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव होता है, वंशानुक्रम नहीं होता है। इसीलिए यह हमारा देश गणराज्य है। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब कि प्रस्तावना के शब्द में जो जोड़ा गया है वो कौन सा क्रम सही है? तो इसके बारे में जब तक आप प्रस्तावना को सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए इसे कुल आता है। तो यही डी वाला जो है वह यही क्रम है। आगे संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर जो बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यह भारत सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। इसमें ये सही होगा। सेकुलर का शब्द धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सरकार जैसे कि संविधान है वह किसी धर्म को अपने माने बढ़ावा नहीं दे रही है। आप जो इच्छा माने जनता जो इच्छा वो कर मान सकते हैं। और यह जो है जनता का क्या है कि कोई भी धर्म की उपासना स्वतंत्रता प्रदान है, यानी कि सेकुलरिज्म शब्द जो होता है जो धर्म देश के नागरिक हैं
उनका धर्म और उपासना की स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो यही सेकुलरिज्म है। आगे, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द यानी कि सेकुलर दिया हुआ है, संविधान भारत संविधान के प्रस्तावना से जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? याद रखिए कौन सा सही है। देखिए 42वां संविधान संशोधन में तो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, तो ये तो सही है। मतलब कि तीसरा सही है। और उसके बाद से यह कब जोड़ा गया था? तो वह 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, तो इसका आंसर बी सही होगा। मूल प्रस्तावना में है नहीं, मूल प्रस्तावना में नहीं है। और 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार वैसे कुल आया था, बहुत आया था, तो उसके बारे में नहीं है। यह दोनों सही है, यानी कि 3 और 1 सही होगा। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया के अर्थ निकाला है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे कि यहीं से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, ये हमारे देश की जनता को प्रेरित करता है। और मतलब कि हम अपना अपने संविधान को, हम भारत के समझते हैं कि हम अपने देश के नागरिक हैं और हमारे लिए संविधान बना हुआ है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? दिया हुआ कि भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संप्रभुता और संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, और संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और संविधान दिया है डी में कि भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ का सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो स्पर्धा तो नहीं होना चाहिए। स्पर्धा, सामाजिक जो न्याय है ना, समाजवाद का मतलब कि सामाजिक न्याय जो है वो होना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची अब लोग हम पढ़ेंगे, तो देखिए ये देखिएगा हमारे को आया था कि स्रोत कहाँ कहाँ से है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे। तो इसका आंसर डी सही होगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत संविधान की आत्मा किसे कहता है? याद रखिएगा, संविधान की जो आत्मा है वह किसे कहता है? तो यह कहता है प्रस्तावना को। इसका आंसर 21 का ये सही होगा। लेकिन एक जगह हमारे माननीय श्री ये जो बोलते हैं अम्बेडकर जी मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर जी, वह आत्मा भी बोले थे, तो किसको? तो अनुच्छेद 32 को बोले थे। तो ये संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को बोलते हैं, यह याद रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से? तो हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर ये सही होगा 22 का। आगे 23 देखेंगे। 23 है कि भारतीय संविधान प्रस्तावना का किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? मतलब कि इसमें किस मैंने जो क्रांति था वह नहीं झलकता है भारतीय जो संविधान है उसके प्रस्तावना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। चीन क्रांति का जो प्रभाव नहीं है। आगे, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? इसमें से दिया हो कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह देखिए प्रस्तावना एकदम लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक, 24 का ए। आगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहा दिया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों का हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 और भाग 4 में। तो आदेश का जो दिया गया है ना, तो वो हो जाएगा बी प्रस्तावना से। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की प्रस्तावना में कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था? मतलब कि नहीं जोड़ा गया था। याद रखिए जोड़ा गया था, तो हम ये कंफ्यूज हो गया था। धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया था। तो इसमें आंसर जो है ना, जो नहीं जोड़ा गया था वह गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक, तो इसका आंसर सी सही होगा 26 का। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दिया हुआ कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू किया गया था। ये 50 में तो नहीं था, सही पूछ रहा है। उक्त शब्द 1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना, ये भी। और उक्त शब्द जो है प्रस्तावना में कौन सा शब्द कथन सही है? और उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए और उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका आंसर 27 का क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बी हो जाएगा। ये जो उक्त शब्द, यहाँ पे कुछ शब्द होगा, ठीक ना, जिससे कि संविधान, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। यहाँ पे शब्द होगा, हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय जो संविधान है वो किस प्रकार के लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए होता है? तो इसका आंसर 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रस्तावना में लिखा गया है, यह ध्यान रहे, एक एक शब्द का महत्व होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है?
राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, समाजवादी। तो यह दिया है कि लोकतंत्र किसके लिए है, तो यह है सभी के लिए है, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। तो इसमें स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। देखिए दिया है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता, यह दो, जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। तो ये जनता के ही द्वारा चुना जाता है। तो इसका हुआ है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में है। इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनके आगे व्याख्या की गई है। कौन सा? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अध्याय में क्या दिया? प्रस्तावना के जिन पदार्थों का, आदर्शों और उद्देश्य का उल्लेख किया गया, कहाँ पे किया गया है? ठीक, संविधान के पाठ कहीं नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मूल अधिकार राज्य के नीतिगत सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में लिखा गया है। 33 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है ना, विचार जो है, अभिव्यक्त विचार को किसमें शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन दिया हुआ मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व और मूल मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर ए सही होगा, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है? यह जो स्पष्ट नहीं है, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण और संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो क्या इसमें विवरण नहीं दिया है? तो यह क्या दिया है? 34 का सी। प्रस्तावना में स्पष्ट संविधान को लागू करने की तिथि जो है, अच्छा हाँ, वो जो अंगीकृत करने का है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करने का जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है संविधान में। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान संशोधन उद्देशित नहीं है? उद्देश्य दिया है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्देशित नहीं है? नहीं, क्वेश्चन ध्यान देना यह है कि नहीं और सही, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक, अब इसमें से कौन सा नहीं, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? हम भारत के लोग, हिंदुस्तान तो नहीं दिया है, हम भारत के लोग है, भारत है तो भारत और इंडिया, ये इसमें से 36 का सी सही होगा। यह इसी पे बहुत बवाल हुआ था कि इसका नाम चेंज होगा। तो अब विशेष राजनीतिक हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचन सरकार द्वारा, भारतीय की जनता द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, जनता में ही संप्रभुता का निहित होना है। तो इसका आंसर डी सही होगा। इसलिए जनता पे बहुत ज़्यादा विशेष दिया जाता है। जैसे मैं टीचिंग लाइन में बच्चों पर ध्यान देता, उसी तरह से जैसे कि पहले था कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या है, पढ़ाने में बच्चों के अनुसार पढ़ाना है, उनके वातावरण के अनुसार पढ़ाना है। उसी तरह से जो भी हमारा संविधान बना है, तो हम इसकी तुलना इससे नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बताना, समझाना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में संविधान है वो जनता के अनुसार बना हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? तो याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर 39 का ए सही होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा गया है। तो अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और भारत में जब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, लागू किया गया था, और उसी 26 तारीख को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी दिन 26 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस इसी के मतलब कि हम, गणतंत्र का मतलब क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे, न कि अटंडम किसी तरह से। तो इसीलिए गणतंत्र बोला जाता है कि हम किसी पे, जैसे कि हमारे संविधान जो लागू हुआ था, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। ठीक, और जो बना करके अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो ये दोनों कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि एक मेरे साथ में साथी थे, दोस्त थे, तो उनका इसी में कन्फ्यूजन हुआ था कि कौन सा सही होगा। तो याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया था तो वह 26 नवंबर 1949 को, और जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार है। पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया था? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो इसको जानिए, इसको भी जानना जरूरी है। तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, यानी कि पूर्ण रूप से अगर तैयार था तो वह 26 नवंबर 1949 को था। लेकिन यहाँ पे जो 26 जनवरी 1950 में जो कंफ्यूजन होता है, अभी हम लोग बताए थे, उसमें क्या है कि यहाँ पे भारत में लागू किया गया था, जो जनता, भारत की जो जनता है, ठीक ना, वह इसी संविधान के अनुसार अपना कार्य करेगी और उसी संविधान के अनुसार हर एक कार्य होगा भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तैयार मतलब कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का अंगीकार वो तो अभी पढ़े हैं, तो 26 नवंबर 49 को हुआ था। नहीं, गलत हो गया ये, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 41 का सी सही होगा। देखिए कंफ्यूजन होने लगा ना, अब क्वेश्चन को ध्यान दे करके ना पढ़ा जाए। इसी तरह से क्वेश्चन में जहाँ आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे भी ऐसे ही होता है कि झट देने हम लगाएंगे, अब देखिए हम लगा दिए गलत। लेकिन इसी तरह से ध्यान दे करके पढ़ना होगा। अंगीकार किया गया है तो 26 नवंबर 1949 को। हल्का क्वेश्चन जिसे आपको लग रहा है ना कि बहुत हल्का है, वो कंफ्यूजन में गलती हो जाता है, तो उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके देना होगा आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू किया गया था? अब देखिए लागू करने की बात कर रहा है, अंगीकृत, अंगीकार, ये सब 26 नवंबर 49 को हुआ था, 26 नवंबर को। लेकिन वहीं पे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारत में, और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त जो मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, मतलब कि हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का, 42 का आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत की प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? मैंने किस वर्ष भारत का, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा। उसी दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 50 को, जो कि हम उसके अंडर में हम वर्क करेंगे, उसी के कार्य में वह हमारा संरक्षक करेगा, हम उसके अंदर में कार्य करेंगे। ठीक। संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना कितनी बार, मतलब कि संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो संशोधन देखिए एक बार हुआ है, संशोधन एक बार हुआ है उद्देश्य प्रस्ताविका में। तो इसका आंसर सी सही होगा। यह जो उद्देश्य, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़ा गया था, वही है प्रस्तावना में। ठीक, तो इसका आंसर सी सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976। इसका आंसर डी सही सी सही होगा, 45 का सी। आगे, इसलिए कि पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग समझे भी हैं, पीछे से इसको पढ़ते आए हुए हैं, तो इसीलिए इसको लगा करके निकलते हैं। आगे 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण में, यही प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, और इसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसी में बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 लिखा गया है, तो इसका आंसर बी सही होगा। एतद द्वारा एक इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जो यक्स का जो दिया है कि यहाँ पे क्या भरना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था। ठीक, लेकिन भारत में जब लागू किया गया था तो वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अंगीकार किया गया था और पूर्ण रूप से उस दिन तैयार हो गया था। ठीक, तो 46 का आंसर बी सही होगा। 47 देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता, यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 48 का डी। दिया हुआ है कि इसमें से निकालना है कि 26 नवंबर 49 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना शब्द नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, इसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, यह शब्द 3 से जुड़े हुए थे। ठीक, ये हम भारत के लोग में से, जैसे कि प्रस्तावना में यह 3 शब्द नहीं जोड़ा गया, या जोड़ा गया था प्रस्तावना 1946 में, 42वां संविधान संशोधन, 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। आगे दिया हुआ है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ये यहाँ देखना है सही कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी सही होगा। 1, 2, 4, यानी 1, 2 और 4 सही है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है।
आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा करते हैं? किए थे। 42वां संविधान 1946 है, इसका आंसर सी सही होगा 50 का। आगे 51 है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कह रहा है कि प्रस्तावना वह प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद और गणतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा प्रजातंत्र। आगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का संशोधन कब जोड़ा गया था? यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे 53 है, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिए। अब वहीं पे अंगीकृत कर देता तो यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें समाजवाद को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका क्या है? प्रस्तावना में मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत और संविधान की नवी सूची। तो धर्मनिरपेक्ष के लिए प्रस्तावना है, तो इसका आंसर 55 का बी सही होगा। आगे संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। बी है कि समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य एवं सत्ताधारी, मतलब डी है कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर 56 का डी सही होगा, डी। आगे दिया कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोग। तो 57 का आंसर भी सही होगा। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।